आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं। नया टॉपिक हमारा है इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आप पहले से ही देख रहे हैं, कई वीडियो आप देख चुके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। तो आखिर इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, किस इम्प्रूवमेंट के द्वारा हम इसको एक लंबे टाइम पीरियड तक चला सकते हैं, साथ में ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए लिव लॉन्ग बन सके। तो ऐसी कंडीशंस में हम बात करेंगे। तो उसी पर हमने दिया कि आज का टॉपिक इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने पहले ही सुना होगा, वीडियो में भी मैंने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। साइंस इज द रिसर्च पोर्शन ऑफ द एनी वन रिसर्च। किसी भी रिसर्च का जो रिसर्च टॉपिक होता है, लाइक एज ए प्रिंसिपल जो होता है, वो क्या होता है, साइंस होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मीन्स क्या हुआ, जब हम उसको हैंड टू हैंड लोगों तक ट्रांसफर कर दिए। लोगों तक ट्रांसफर कर देने का मतलब कि उसमें एक आम आदमी भी उसका उपयोग और अनुपयोग, या हम उसका कह सकते हैं दूसरे शब्दों में दुरुपयोग जान जाए। जैसे सपोज कीजिए कि पंखे की डिजाइन की गई, फैन की डिजाइन की गई, किसी अच्छे प्रतिष्ठित इंजीनियर ने किया कि भाई फैन कैसे चलाया जाए। लेकिन आज क्या स्थिति है, एक छोटा से छोटा मिस्त्री भी उस फैन को बना सकता है, उसकी वायरिंग कर सकता है, उसको टॉप टू बॉटम पूरा मेंटेनेंस कर सकता है। तो कहने का मतलब कि जब फैन बनाने की बात सीखी गई, प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया, तो वो साइंस था। लेकिन जब वो हैंड टू हैंड गली कूचे के मिस्त्री भी उसको बनाने लगे, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो टेक्नोलॉजी मीन्स कि टू ट्रांसफर द रिसर्च हेड टू हेड एंड अदर पार्ट्स। मतलब कि इसको हम ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज जनरलाइज कर दी जाए, सामान्य ढंग से कर दी जाए कि हर आदमी उसमें अच्छाई और बुराई समझने लायक हो जाए, साथ में उसमें कुछ नई चीजों को भी वह इनोवेट कर सके, कुछ नई बुद्धि भी अपनी लगा सके, जिसे सामान्य तौर पर कहते हैं कि मीन्स एज ए सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, सोर्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। विकास की बात की जाती है, वहां पर इनोवेशन होता है। तो सेम कंडीशंस में आज का टॉपिक हमारा है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। किसमें हमें चेंज करना है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना है फॉर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपने देखा कि कोई भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पहली बात तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, दूसरे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब वो जो चेंज की गई एनर्जीज है, उस एनर्जीज को एक लॉन्ग टाइम कैसे हम लेके चले, कैसे इस लिविंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकें, इस पर हमें बात करनी है। तो नाउ आई विल टेक फर्स्ट पॉइंट। अब इस पर हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, द बेस्ड मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सभी आ जाते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो। तो मीन्स द बेस्ड मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के जो बेस्ड मटेरियल होते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं बेकार चीजें, कूड़ा कचरा, उनको भी हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो द बेस्ड मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज कैटल डंग, यहाँ तक कि जो जानवरों के गोबर होते हैं, कैटल डंग मतलब जानवरों के गोबर, सामान्य तौर पर वेस्ट मटेरियल ही तो है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, तो कैटल डंग एंड डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का डेड पार्ट्स, जैसे आप देखते हो प्लांट ग्रो करता है, ग्रो करने पर टेन्योर एज में आ जाता है, टेन्योर एज के बाद फिर क्या होता है, एक लास्ट टाइम डेथ हो जाती है उसकी, सूख जाता है। तो उसी को डेड प्लांट्स, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स को भी उसमें सूट कर रहा है कि सपोज कीजिए एनिमल्स जीवन जब तक रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हमसे भोजन मांगता है और बदले में बहुत कुछ देता है, लेकिन एक समय आता है कि वो भी डेथ हो जाती है उसकी, मर जाता है। तो व्हिच आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मानव की इतनी मतलब महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो इतना एम्बिशियस हुआ मानव, उसने क्या किया कि उस बेस्ड मटेरियल से भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी चीज पर आज हम बात करेंगे। तो मीन्स द बेस्ड मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स such as cattle dung and dead parts of plants and animals, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो वेस्ट मटेरियल हो गए हो,
डेड बॉडीज हो गए हों, which are used as a source of energy, उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करेंगे, इज कॉल्ड बायोमास, उसे हम बायोमास कहते हैं। बायोमास का मतलब क्या हो गया कि मीन्स वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनी अदर, जितनी भी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी वेस्ट मटेरियल मिलती हैं, उनसे भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोमास, उसी को हम बायोमास कहते हैं। वुड एंड काउ डंग आर पॉपुलर, इसके लिए वुड मीन्स लकड़ियां, काउ डंग मीन्स जो गाय का गोबर होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल आपका हो तो उसको काउ डंग कह सकते हैं। तो वुड एंड काउ डंग आर पॉपुलर बायोमास, ये क्या है, पॉपुलर बायोमास है कि मीन्स हम इनके द्वारा जो वेस्ट चीजें हैं उनको भी उपयोग में ले लेते हैं। यूज्ड इन इंडिया, भारत में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम थोड़ा सा एंशिएंट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री में चले जाएं तो एंशिएंट पार्ट्स में देखते हैं कि आज की तुलना में और जरा एंशिएंट को तुलना किया जाए तो कुछ आपको बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा। ज्यादा अंतर क्या दिखेगा, पहले के लोग इतना पॉल्यूशन नहीं करते थे और आज के लोग क्या हैं, मैक्सिमम चीजों को, मैक्सिमम रिसोर्सेज को पॉल्यूशन करते हैं। क्या पहले कूड़ा कचरा नहीं निकलता था, वेस्ट मटेरियल नहीं निकलते थे, लेकिन उन वेस्ट मटेरियल को हमारे पूर्वज मैक्सिमम उपयोग करना जानते थे। जैसे सपोज कीजिए साग सब्जी हुआ तो उसकी जो वेस्ट चीजें थी वो जानवरों को खिला देते थे, या फिर कोई ऐसा कंपोस्ट पिट वगैरह रख करके उसको कूड़ेदान में रख करके और उससे फिर खाद बना लेते थे। आज की हमारी जो मतलब मॉडर्न कल्चर जिसे हम कहते हैं, उस मॉडर्न कल्चर में क्या होता है कि अपने मकान के ही आसपास या जो भी खाली जमीन मिल गई वहां पर कूड़े कचरों की ये भरमार हो जाती है कि शायद कोई जानवर अगर वहां से गुजर जाए और इत्तेफाक अगर उसका पैर फिसल जाए तो मर भी जाएगा। साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सामान्य तौर पर पन्नी भी डाल देते हैं। भाई उस जानवर ने, जो मूक जानवर है, जो बोल नहीं सकता है, जो अपनी पूरी आवश्यकताओं को हमसे कह नहीं सकता है, अगर हम उसको कुछ खाने पीने की चीज नहीं दे सकते हैं तो क्या हम उसको पन्नी दे सकते हैं, उसका जान लेने का अधिकारी हम हैं? लेकिन नहीं, लोगों की थिंक बदल गई है। पहले के लोग मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात सोचते थे। आज की डेट में क्या है, हाई थिंकिंग मतलब लाइक एज ए मॉडर्न एम्बिशंस हो गए। हाई थिंकिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा विचारवान है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आदमी हैं। तो भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो उसको कहीं एप्लीकेशंस दिखना चाहिए ना, लेकिन उस एप्लीकेशंस को ना दिखा करके आज हम छोटे बड़े शहरों को ले लीजिए, छोटे स्थानों को ले लीजिए, डेवलप्ड प्लेस को ले लीजिए, कहीं भी कूड़े कचरे की भरमार है। कूड़े कचरे के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें जो आज का नवयुवक है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इनोवेशन नहीं करना चाहता, वो कुछ नई चीजों को खोजना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड चीजों पर विश्वास करता है कि रेडीमेड चीजें मिली, पाउच फाड़िए, तुरंत उसका उपयोग कीजिए और उसको तुरंत फेंक दीजिए। यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति हो गई है। तो वह यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन करके आ रही है, जो प्रमुख रूप से पॉल्यूशन का कारण हो रही है। वही हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की बात अगर करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड क्राइसिस बन करके हमारे सामने आ रही है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हैं कि जिसको हम इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर कन्वेंस सोर्सेज ऑफ एनर्जीज के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। तो पहला बात तो बायोमास की चीजें लागू की जाए जिसमें वेस्ट मटेरियल मैक्सिमम यूज हो जाता है। वुड एंड काउ डंग आर पॉपुलर बायोमास, वुड एंड काउ डंग के लिए या डिफरेंट एनिमल्स डंग जो भी हैं उनको सबको हम इसमें यूज कर सकते हैं, बायोमास के तौर पर यूज करते हैं। यूज्ड इन इंडिया, इसको भारत में पहले से ही उपयोग किया जाता था। यहाँ पर भी अभी आप देखिए कि साग सब्जियों में बहुत सारी चीजें हैं कि हम अनावश्यक ना जानकारी में या हम अपने आप को ज्यादा ही मॉडर्न शो करने में बहुत सारी विटामिनस चीजें, जो विभिन्न तरह के मिनरल्स मिलते हैं, उपयोग ही नहीं करना जानते और वो बदले में उसको ले जाके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन पहले के पूर्वज ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास करते थे। आज तो टोटल प्रेजेंटेशंस में विश्वास करते हैं, और वो प्रेजेंटेशंस क्या है
कि जिसे सीधे शब्दों में दिखावापन कह सकते हैं, और वह दिखावापन बेटर इंप्रूवमेंट नहीं है। हम ये मानते हैं कि ठीक है आप आधुनिक हो, लेकिन उस आधुनिकता की झलक इसमें भी दिखनी चाहिए जो आपकी चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशंस दे सके, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड को आगे कर सके। ऐसा नहीं है कि दिखावेपन में आप बिल्कुल अंधे हो जाएं और सामान्य प्रवृत्ति को ना पहचान सकें, अपने मरने जीने की स्थिति को आप स्पेसिफाई ना कर सकें कि व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज वर्स्ट। तो ऐसी कंडीशंस पर यहाँ पर बायोमास इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर बात करते हैं द फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस। फ्यूल्स क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मच हीट ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। कहने का मतलब कि दीज फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट। जो हमारे पास बायोमास टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे काऊ डंग हुआ या वेस्ट मटेरियल हुए, इनको हम थोड़ी देर बर्निंग कर दिए, लेकिन बर्निंग कर देने के बाद बहुत अधिक हीट एनर्जी नहीं दे सकते, और जब हीट एनर्जी नहीं देंगे तो हम इसको अदर सेंस ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसी पर बात कर रहे हैं कि दीज फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट। ये बहुत अधिक ऊष्मा नहीं दे सकते ऑन बर्निंग, जब ये जल रहे होते हैं, एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, और साथ में बहुत सारा धुआं उत्पन्न करते हैं। धूम्र की स्थिति बन जाती है, धुंध हो जाता है, जिससे लोगों की आंखों में जलन होने लगता है या और समस्याएं होती हैं। तो अब इसका इम्प्रूवमेंट क्या किया जाए, उस इम्प्रूवमेंट पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देयर आर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स। इस फ्यूल्स को हम कुछ टेक्नोलॉजीज के माध्यम से दूर कर सकते हैं और उनको हम यूजफुल फ्यूल बना सकते हैं। यूजफुल फ्यूल बनाने का मतलब कि मैक्सिमम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। काऊ डंग केक आर आल्सो यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूजेस। इनको हम इंडस्ट्रियल यूजेस बनाने के लिए काऊ डंग को क्या कर सकते हैं, बायोमास टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। बायोमास टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो रिसोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, उन रिसोर्स ऑफ एनर्जीज को एक पिट के माध्यम से काम करते हैं, या सामान्य तौर पर अंगीठी का रूप ले सकते हैं, और उस अंगीठी के माध्यम से हम इन काऊ डंग या वेस्ट मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। और उसके साथ वुड एंड वेस्ट मटेरियल में क्या आप काऊ डंग को ले रहे हैं, तो एक लकड़ी के सहायता से हमने काऊ डंग का प्रयोग कर लिया, और उससे मैक्सिमम हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो पहले से बेटर इंप्रूवमेंट कर रही है, मतलब कि पहले से अधिक हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोमास। इसी को हम बायोमास के नाम से जानते हैं। नाउ आई विल टेक सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। चारकोल इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। चारकोल मतलब जिसे सामान्य तौर पर क्या कर सकते हैं, सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, कोयला, या सामान्य तौर पर जो रोड बनाई जाती है, पिच रोड, आरसीसी बनाई जाती है, तो आरसीसी के अलावा जो यहाँ पर कंक्रीट वाली रोड बनाई जाती है उसमें चारकोल का यूज किया जाता है। डामर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। तो सामान्य तौर पर चारकोल इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। चारकोल को कैसे प्राप्त करते हैं, हीटिंग के द्वारा, गर्माहट के द्वारा। द वुड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ऐसी लकड़ियां जहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मींस हवा की कम से कम सप्लाई होती है, जिसके कारण वो लकड़ियां पूरी जल नहीं पाती, और जब जल नहीं पाती हैं तो काफी स्मोक्स होने के कारण वह धीरे धीरे जलती हैं, और एक स्टेज आती है कभी कभी वो बुझ जाती हैं। तो कहने का मतलब उनकी जो इग्निशन वैल्यू है वो बची रहती है। इग्निशन वैल्यू मींस ज्वलन शक्ति जो उनकी है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वाटर एंड वोलेटाइल मटेरियल्स, वाटर एंड वोलेटाइल मटेरियल्स मतलब जो चेंजेबल हो, प्रेजेंट इन वुड, वो लकड़ी में प्रेजेंट होते हैं, आर रिकवर्ड एंड चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड द रेजिड्यू। और जिसके कारण जो अवशेष बच जाता है, जो लकड़ियां नहीं जल पाती हैं, थोड़ा सा उनमें कालापन होता है, ब्लैकनेस आ जाता है, लेकिन वो पूरी की पूरी नहीं जली रहती हैं, दैट इज कॉल्ड चारकोल। So now we can say charcoal is a better fuel than wood.
अब हम इसको मानते हैं कि चारकोल जो है लकड़ी से बेटर फ्यूल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी क्वालिटीज क्या है, विदाउट फ्लेम जलती है, ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और जो लकड़ी पहले वाली चीजें थी वो क्या करती हैं कि मीन्स फ्लेम के साथ तो जलती ही हैं, लेकिन उससे स्मोक्स बहुत होते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी इसमें चारकोल में क्या है कि नॉन स्मोकी फ्लेम होती है, फ्लेम बहुत हल्की होती है, नहीं के बराबर। तो बिकॉज इट बर्न्स विदाउट फ्लेम्स, साफ इन्होंने दिया कि मतलब जब ये जलती है तो फ्लेम नहीं उत्पन्न करती, एंड इज कंपेयर एंड इज इट इज कंपेरेटिवली स्मोकलेस। और जो लकड़ियों को जलाने से धूम्र निकलता था, धुआं निकलता था, वो अपेक्षाकृत नहीं के बराबर होता। इट आल्सो हैज हायर हीट जनरेशन जनरेशन एफिशिएंसी, मतलब कि इसके माध्यम से हम हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी दे सकते हैं। मतलब कि पहले की अपेक्षा जो सामान्य लकड़ियां जलाई जा रही थी उन लकड़ियों की अपेक्षा इनसे हीट प्रोडक्शन काफी होता है, जिसके माध्यम से हम अपने डे टू डे लाइफ की जो हमारी नीड्स होती है उस नीड्स को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे किसी फैक्ट्री को चलाने की हो, या किसी भी कार्य को करने के लिए हो, तो हम वहां पर इसको आसानी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हैं। और जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई मीन्स जब सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल गई तो हम उसको चेंज कर सकते हैं वन स्टेप टू अनदर स्टेप। नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात आती है तो थर्ड पॉइंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसका नाम है बायोगैस। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ CH4। CH4 मीन्स मेथेन गैस। तो बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मेथेन लाइक ए 75%। मेथेन की मात्रा इसमें क्या होती है, 75% होती है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इतनी गैसों का मिक्सचर होती है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक एनिमल्स डंग। कहने का मतलब कि यह एनिमल्स वेस्ट या एनिमल्स डंग के माध्यम से प्रोड्यूस की होती है, और प्लांट वेस्ट या फिर पेड़ पौधों की जो वेस्ट चीजें होती हैं उनके माध्यम से प्राप्त होता है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कब मिलता है, जब जिस प्लेस पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउ डंग, सामान्य तौर पर इसे हम काउ डंग के माध्यम से ही जानने की कोशिश करते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंग ऑफ एनी एनिमल्स। इट इज पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस। सामान्य शब्दों में इसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस के बजाय गोबर गैस कहते हैं। ठीक है। इट इज सेट अप एज ए प्लांट, इसको एक प्लांट के रूप में सेटअप कर सकते हैं, दैट इज गोबर गैस प्लांट, जिसका नाम फिर क्या हो जाता है, बायोगैस प्लांट कहें या फिर गोबर गैस प्लांट कहें, बात एक ही है। अब उससे कहने का मतलब जो काऊ डंग होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उसको हम क्या करते हैं, खाली स्थानों पर फेंक देते हैं, कोई उपयोग नहीं होता है। चाहे जानवर उससे गिर करके मर जाए, चाहे आपके रास्ते में कूड़े कबाड़े हों, आना जाना आपको ही है, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, उसको या तो कंपोस्ट पिट में रख देते, या फिर उनको हम समय के अनुसार किसी गड्ढे वगैरह में रख करके सड़ा गला करके मैन्योर बना लिए। फिर कुछ जरूरतें हमने समझा, उसको क्या की, मतलब उसको मैन्योर्स का एक दूसरा स्टेज डंग केक बना लिए, और डंग केक के माध्यम से जो जानवर दूध वगैरह देते हैं उनके दूध को गर्म करना, दूध से दही बनाना। इस तरह से पहले के बुजुर्ग जो हुआ करते थे बहुत तेज दिमाग था, और वो बहुत तेज कार्य भी करते थे, इसी नाते उनकी थिंक को हाई थिंकिंग कहा जाता है। और वह अपनी वेस्ट मटेरियल्स को अनावश्यक जगहों पर केवल फेंक नहीं देते थे, बल्कि उनका ज्यादा से ज्यादा, हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 100% यूटिलाइज करने की बात सोचते रहते थे। तो वहां पर बात की जाती है कि इस तरह के प्लांट जो होते हैं हमारे गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस प्लांट, जो बायोगैस प्लांट में मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो विभिन्न अंग होते हैं, इस आउटलेट चैम्बर, इसमें एक आउटलेट चैम्बर होता है,
आउटलेट चेंबर का काम क्या होता है? सामान्य तौर पर जो वेस्ट मटेरियल है इसी चेंबर के माध्यम से गोबर गैस में डाला जाता है। मिक्सिंग टैंक जो उसके दूसरी साइड में होता है वो मिक्सिंग टैंक होता है। वो मिक्सिंग टैंक क्या करता है? उस गोबर गैस से संबंधित जो भी आउटलेट टैंक में मटेरियल आया उस मटेरियल को मिक्स करने की कोशिश करता है, क्योंकि मिक्स करने के बाद फिर क्या होता है? उससे सामान्य तौर पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही हीट एनर्जी गैस में कन्वर्ट हो जाती है जब हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो ये मिक्सिंग टैंक हुआ। मिक्सिंग टैंक के बाद गैस टैंक। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो आप हीट को जानते ही हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग स्टेज होती है लिक्विड की, और मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है, गुप्त ऊष्मा जिसे कहते हैं। तो उसका टेम्परेचर 540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कभी कभी इससे ज्यादा भी टेम्परेचर हो सकता है। तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इनलेट चेंबर। और दूसरा उससे जो बेसमेंट चेंबर होता है जहां पर ये सारी रिएक्शन करने के लिए एक सुटेबल प्लेस मिलता है उसे इनलेट चेंबर बोलते हैं। एंड लास्ट इज डाइजेस्टर टैंक। और लास्ट में डाइजेस्टर टैंक के माध्यम से हम उसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता थी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात थी, उस हीट एनर्जी को आफ्टर द प्रोडक्शन फिर वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकाल देते हैं। और उस वेस्ट मटेरियल की विशेषता क्या होती है कि उसके बावजूद भी उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी चीजें शेष रह जाती हैं जो हमारी फसलों के लिए भी फायदेमंद होती है। तो सोचिए कितनी अच्छी चीज है। एक तो काउडंग की जो वेस्ट मटेरियल के रूप में इधर उधर दुर्गंध फैला रहा था उसका तो हमने उपयोग किया गोबर गैस में। गोबर गैस के माध्यम से जो गैस प्रोड्यूस हुई उससे हम कुकिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और डे टू डे लाइफ को हम लाइटफुल बना सकते हैं, डार्कफुल नहीं लाइटफुल बना सकते हैं। और दूसरी चीज जो उसके बाद भी शेष जो रेजिड्यू पार्ट्स बचता है उस रेजिड्यू पार्ट्स को एज ए मैन्योर हम अपने खाद खेतों में डाल सकते हैं जिससे हमारी फसलें अच्छी हों। आज आप देख रहे हो कि पहले एक समय था, आज से 20-25 साल पहले हम यूरिया और फर्टिलाइजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेशियम, पोटास खाद, सुपर फास्फेट और बहुत सारी ऐसी जो केमिकल चीजें आई, जो कहने का मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर आई, आज उस चकाचौंध से हम बाहर आना चाहते हैं। आज का किसान जो बुद्धिजीवी किसान है अब बहुत ज्यादा इस पर निर्भरता नहीं रह रही है। धीरे धीरे वो जैविक खादों को प्रोड्यूस करना चाह रहा है और जैविक खादों के माध्यम से अपनी फसलों की अच्छी उपज लेना चाह रहा है, क्योंकि आज उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। बस जरूरत है कि एक सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए, और उस सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर में अब केमिकल फर्टिलाइजर को लोग मना कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका उपयोग कम से कम करते जा रहे हैं, उसकी जगह जैविक खादों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। मतलब उनको अब बायोटिक रिसोर्सेज समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये बायोटिक रिसोर्सेज से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस पैदा हो रहे हैं और आए दिन विभिन्न तरह की चर्म रोग या विभिन्न तरह की शारीरिक परेशानियां हो रही हैं। आज की डेट में जिस चावल दाल को हम सामान्य तौर पर इजिएस्ट वे में भोजन मानते थे, आज वो केमिकल युक्त है। यहाँ तक कि साग सब्जी जितनी चीजें हमारे सराउंडेड हैं वो सभी केमिकल युक्त हैं, और उनको खाने के बाद आज हमारी देखा जाए जो लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा सा एम्बिशियस जरूर हो गया है, लेकिन उस एम्बिशियस होने के साथ साथ जो जीवन की प्रत्याशा थी, जो एफिशिएंसी ऑफ लाइफ थी, वो घटती जा रही है। आज का आदमी बड़ी मुश्किल से 60-70 साल 80 साल शायद ही चल पा रहा है, और पहले के लोग कहते थे शतायु हो, आप 100 वर्ष जियो। 100 वर्ष कहाँ से जिएंगे जब हमारे पास सब चीजें मिलावटी ही हैं, हम शुद्ध चीजें पा ही नहीं सकते हैं, शुद्ध खाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतना ज्यादा आलस्य है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हमारी प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड चीजों पर हो गई है। तो आज इस संस्कृति को बदलने की जरूरत है। अगर हम शतायु होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें काम करना होगा, और शुद्ध चीजों को खाने के लिए उनके कम से कम कंपोनेंशियल स्ट्रक्चर्स को जानना होगा, क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए फायदे की चीज है, क्या नुकसान की चीज है, और उनमें आपस में एक इक्विवेलेंस रिलेशन रखना पड़ेगा। ना तो हम पूर्णतया शुद्धता के लिए बिल्कुल दीवानगी हो जाए, ना ही हम अशुद्धता को ही भरपूर अपने जीवन में समावेश कर लें,
क्योंकि पता लगा कि दोनों में भी जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वही ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस आज की डेट में साबित हो रही है। तो नाउ आई विल टेक फोर्थ पॉइंट, इट बर्न्स विदाउट स्मोक। किसके विषय में बात की जा रही है? बायोगैस के विषय में बात की जा रही है कि ये बिना स्मोक के जलता है, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं 2014 की बात ले लीजिए या उससे पहले की बात ले लीजिए, गैस के लिए तमाम लाइन लगती थी, आम गरीब आदमी के पास गैस सिलेंडर नहीं होता था। 2014 में जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हुई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, सब गरीबों को कम से कम गैस बर्नर दिया जाए, और गैस बर्नर दे दिया जाए तो गैस कहां से आए? गैस की एफिशिएंसी बढ़ाएगी। कहने का मतलब कि आज की डेट में नहीं आप बड़ा सिलेंडर ले सकते हैं, छोटा सिलेंडर लीजिए, लेकिन आप स्मोकलेस लाइफ बनाइए। स्मोकलेस लाइफ बनाने से मतलब कि जो आपकी आंखों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उन परेशानियों से आप मुक्ति पा जाएंगे। आप बहुत ज्यादा धूम वाले स्थानों पर नहीं रहेंगे, तो आपकी जो आंख की लाइफ है वो काफी दिनों की रहेगी। आप एक स्वस्थ आदमी के तौर पर गणना किए जाएंगे। तो वही चीज ये कह रहा है, इट बर्न्स विदाउट स्मोक। तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। आज ही स्थिति है, आप 100 घरों का सर्वे कीजिए तो मेरा ख्याल है कि मोर देन 90% घरों में सभी जगह गैस बर्नर जल रहे हैं। अब वो पुराना लकड़ी वाला सामान नहीं रह गया। ऐसा भी नहीं है कि हम उसको नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन जब कोई विशेष वक्त जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। नहीं तो अब मैक्सिमम घरों में गैस बर्नर जलने लगा। देयरफॉर कॉजेज लेस पॉल्यूशन, और उसका बहुत बड़ा योगदान क्या रहा कि पॉल्यूशन कम हो रहा है। लेकिन अभी एक चीज और सुधार करने की जरूरत है, जो मैं बार बार इस वीडियो में आपसे कह रहा हूं कि जो वेस्ट मटेरियल है उन वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करना है। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो एक तरफ तो हम सपना देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कम करेंगे, और दूसरी तरफ थोक भाव में पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में it burns without smoke, therefore causes less pollution, it gives clean fuel। और साथ में ये बायोगैस या गोबर गैस हमें क्या करता है? एक क्लीन फ्यूल देता है, साफ और शुद्ध गैस के रूप में। हमारी जो एफिशिएंसी है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको अच्छा कर रही है, आगे बढ़ा रही है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इन द डाइजेस्टर इज ए गुड मैन्योर रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मतलब कि अभी इससे पहले आपने देखा कि डाइजेस्टर टैंक में जो मैन्योर्स था, जो काउडंग थे या वेस्ट मटेरियल था, उससे हमने हीट एनर्जी प्रोड्यूस कराने के बाद जो शेष रेजिड्यू पार्ट्स बचा, उस रेजिड्यू पार्ट्स को क्या करते हैं कि फिर हम कहां से निकाल देते हैं? स्लरी लेफ्ट, मतलब कि उसका जो मिक्सर वाला भाग होता है, शेष बच जाता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद, तो डाइजेस्टर टैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये क्या है? गुड मैन्योर है। गुड मैन्योर का मतलब कि एक खाद के तौर पर, अच्छी खाद के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। रिच इन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, एंड फास्फोरस, साथ में फास्फोरस की भी अधिकता होती है। इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, और साथ में इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, फॉर कुकिंग एज वेल एज इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि हम इसको उद्योगों में उपयोग कर सकते हैं। पंपिंग सेट्स, मतलब छोटी मशीनें जो है, सिंचाई के साधन, इनको भी चला सकते हैं। एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो आज हमारा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर दिन रात काम कर रही है और सदैव प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी को कंजप्ट होने से बचाएं, क्योंकि जो कंजप्शन हमारा बचेगा शेष अन्य लोगों को भी हम डिलीवर कर सकते हैं, उनको भी इससे हम जोड़ सकते हैं कि जो मॉडर्न चकाचौंध है लोगों तक पहुंचे। आज उसी की देन है कि गवर्नमेंट विभिन्न स्कीमों के माध्यम से घर घर में लाइट पहुंचा रही है, लेकिन एक उम्मीद के साथ कि आपकी सोच ईमानदार हो। जब गवर्नमेंट सोच रही है तो आप भी अच्छा सोचें, तो टाइम से उसकी बिलिंग कीजिए, जिससे गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नए नए इंडस्ट्रीज लगें, नई संस्थाएं बने, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी हायर अमाउंट में प्रोड्यूस की जा सके।
इन्हीं सोच के साथ हम अगला वीडियो फिर अगला नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के विषय में बात करेंगे। अभी तक आपने कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर बात की। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स देखे, फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट क्या है और कैसे हम उससे बेटर एंड बेटर की बात कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो इसका कन्वेंशनल रिसोर्स का लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर बात करेंगे जो मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू।